तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। लास्ट पीरियड में हमने देखा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसमें देखा हमने कंडक्टर क्या होता है, फिर कंडक्टर में हमने देखा मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। उसके बाद हमने देखा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हैविंग टू टाइप्स, वन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और अनदर वन इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Extrinsic semiconductor having two types. One is the P type of semiconductor and another one is the N type of semiconductor. तो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो नाम से, टाइटल से पता चला होगा आपको कि टुडेस टॉपिक इज अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले सॉलिड्स, व्हाई सॉलिड शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। Some solids are attracted towards the magnet. For example, iron. When iron put in the front of magnet, that iron is attracted towards the magnet. We see that. Okay. जैसे हमने लोहे को या जो कीला होता है उस कीले को मैग्नेट के सामने रखा तो वो खींचा चले जाएगा मैग्नेट की तरफ। लेकिन हमने अगर उसके सामने लकड़ी को रखा, मैग्नेट के सामने लकड़ी को रखा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। वो या प्लास्टिक या रबर कोई भी या पत्थर उसके सामने रखा मैग्नेट के सामने तो वो दैट इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। सम कंपाउंड, सम सॉलिड्स वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, सम सॉलिड्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। सो डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट सॉलिड, solids are classified into diamagnetic solids, paramagnetic solids, ferromagnetic solids, फेरीमैग्नेटिक सॉलिड, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में और लास्ट में देखेंगे हम क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है और व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस सब्सटेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। What about the magnetic properties of solids? तो आज तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ पढ़ते रहे, खुश रहे, अपना जो भी एम है उस एम तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे हम तैयारी करके लेते हैं जेई, नीट, सीईटी या आपकी कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उस एग्जाम की, तो हमारे साथ बने रहे। तो अब हम देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है और क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, तो हमें पता है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड अ सन। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है वो क्या है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बचपन से ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हैं। तो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड अ सन, इसी प्रकार से हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड अ सन, सन समझो एज अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अराउंड दैट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, इस फिगर में देखो आप, स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है आपको, उस स्क्रीन के पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन्स, एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है सेंटर में और दैट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड अराउंड दैट न्यूक्लियस। उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तो इससे होगा क्या कि दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। दैट फील्ड इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्बिट में घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिट अलग होता है, ऑर्बिटल अलग होता है। जिसका सबशेल होता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन ऑर्बिट and creates a magnetic field. That magnetic field is called as the orbital magnetic field. Orbital, ध्यान में रखना है आपको। 2 types of magnetic fields are there.
ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पिन मैग्नेटिक फील्ड, या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या कई सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एंड क्रिएट या प्रोड्यूस मैग्नेटिक, क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है या मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसी को हम कहेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब ये नेक्स्ट इमेज को देखो आप, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें क्या दिखाई दिया है? इसमें दिखाई दिया है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इटसेल्फ, खुद से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये समझो न्यूक्लियस है। तो दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस एंड क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, उस फील्ड को क्या कहेंगे आप? उस फील्ड को कहेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। उस फील्ड को क्या कहेंगे आप? दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब उसी प्रकार से जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, ये पेन मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ मतलब स्पिन हो रहा है। जैसे स्पिन होता है क्रिकेट में, बॉल स्पिन होता है। स्पिन होता है मतलब क्या? जो बॉल होता है वो रिवॉल्व्स अराउंड द इटसेल्फ, उसी में ही वो घूमता है, उसको हम स्पिन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इटसेल्फ means it creates a magnetic field. So there are two types of magnetic field. One is electron revolving around a nucleus and create a magnetic moment, is called as the orbital magnetic moment. And when electron revolving around itself and creates a magnetic field, that is called as the spin magnetic field या spin magnetic moment. तो second क्या है? second है spin magnetic moment. तो कब होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? जब when इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स अराउंड रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ एंड क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, तब वो मैग्नेटिक मोमेंट तैयार करेगा या मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, उसी को कहेंगे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड टुवर्ड्स द मैग्नेट, उस सॉलिड का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स द मैग्नेट, डिपेंड्स ऑन दैट सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। सो लेट्स स्टार्ट। डिपेंड्स ऑन द behavior of that substance towards the magnet, substances are classified. First is the diamagnetic solids या diamagnetic substances. ओके, इसमें आता है, सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, NaCl है, KCl है, वाटर है, बेंजीन है। तो अब आपको पता चला है ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर आधारित है? दिस क्लासिफिकेशन इज डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक नेचर, मतलब दिस क्लासिफिकेशन इज डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ दिस सब्सटेंस टुवर्ड्स द मैग्नेट। इन सब्सटेंस का मैग्नेट की तरफ व्हाट इज द बिहेवियर, डिपेंड्स ऑन दैट दिस सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। तो फर्स्ट इज द डायमैग्नेटिक सॉलिड। अब डायमैग्नेटिक सॉलिड में आपके सामने एग्जांपल्स है, तो उससे आपको पता चल रहा है कि डायमैग्नेटिक सॉलिड्स किसे कहेंगे, किसे कैसे कहेंगे डायमैग्नेटिक सॉलिड। तो NaCl है, KCl है, H2O है, ठीक है। NaCl का पता नहीं है, ठीक है, पता है। H2O है, बेंजीन है। तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ वाटर टुवर्ड्स द मैग्नेट? वाटर को हमने, समझो आइस को हमने मैग्नेट के सामने रखा, क्या होगा? आइस अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ, खींचा जाएगा मैग्नेट की तरफ? नहीं जाएगा। मतलब
this H2O is not attracted towards the what? Towards the magnet. Benzene does not attracted towards the magnet. NaCl, ऐसे कई सारे सब्सटेंस है. There are number of substances which does not attracted towards the magnet. पता है हमें. तो ये सब्सटेंसेस जो है इसी को हम कहेंगे डायमैग्नेटिक सॉलिड्स. तो अब हम डेफिनेशन बना सकते हैं डायमैग्नेटिक सॉलिड्स के. तो डायमैग्नेटिक सॉलिड्स आर सॉलिड्स विच नेवर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट या वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट. नो एनी मैग्नेटिक फील्ड इन दैट सब्सटेंस, such substances are not attracted towards the magnet. जैसे ये पेन है, so it not have any magnetic field, it does not create any magnetic field. तो ये पेन not create a magnetic moment, मतलब इसमें कोई magnetic field है ही नहीं. तो such substances are never attracted towards the magnet. तो उन सब्सटेंस को कहेंगे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो व्हाट इज मीन बाय द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मींस सॉलिड्स which not attracted towards the मैग्नेट. जो सॉलिड्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक सॉलिड्स. और वीकली or such a substances which are weakly repelled by the magnet is called उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक सॉलिड्स. एग्जांपल आपके सामने है. तो कौन से प्रकार के सब्सटेंस, कौन से प्रकार के सॉलिड्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे? जिनमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. तो किन में मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रॉन तो है, सब में इलेक्ट्रॉन है. पेन में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन्स है. मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, इस बोर्ड में इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, दिस फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो कौन है? तो हमें चेक क्या करना है, ध्यान से सुनना है आपको. एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ही सबशेल में, एक ही ऑर्बिटल में, जैसे s ऑर्बिटल है, जैसे px है, p नहीं px है, जैसे py है, जैसे pz है, जैसे dxy है, dyz है, dxz है, dx2y2 है, dz2 है, 5 ऑर्बिटल्स. तो हर एक ऑर्बिटल में या ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसकी डायरेक्शन समझो क्लॉकवाइज है. अब समझो ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक ऑर्बिटल में है. तो एक ऑर्बिटल कह रहा हूं मैं, मतलब सबशेल. ऑर्बिट मतलब कक्षा और ऑर्बिटल मतलब सबशेल. तो दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, ये भी है रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ. और जब ये वो इटसेल्फ मतलब खुद के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, वो घूम रहा है, तब उसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है. अब ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा ना, उसको क्या कहेंगे? हाफ स्पिन. क्या कहेंगे? हाफ स्पिन प्लस हाफ. क्लॉकवाइज है, प्लस हाफ है, या माइनस हाफ भी हो सकती है. तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है. मतलब जिस किसी सब्सटेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी कोई पेयर नहीं है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है. सच सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, क्योंकि इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है. अब इसके अगर पेयर है, इसकी जोड़ी है, इस इलेक्ट्रॉन की दूसरी एक जोड़ी है जो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. होता है ना, एक इस तरफ जाता है, एक भाई इस तरफ जाता है, या एक ये सोचता है, ये एक सोचता है. उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी सोचते रहते हैं. एक क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज. हमें पता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कहता है कि एक ही ऑर्बिटल में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जो एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे. मतलब दो इन सेम ऑर्बिटल देयर इज नो टू इलेक्ट्रॉन्स revolving around itself in a same direction.
एक ही डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते, मतलब हमने अगर ऐसे लिखा तो ये गलत है। तो वो ऐसा भी कहता है या उसका स्टेटमेंट इस तरह से भी कहा जाता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि इन सेम ऑर्बिटल इफ वन इलेक्ट्रॉन in a clockwise direction then another must be anti-clockwise। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ये पता है हमें। तो ये क्लॉकवाइज हुआ और एक एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो इसकी स्पिन क्या हुई, एक की प्लस हाफ है तो दूसरे की डेफिनेटली माइनस हाफ होगी। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा जीरो। एक की प्लस हाफ है दूसरी की माइनस हाफ है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा जीरो। ठीक है, तो सच सब्सटेंसेस आर नेवर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी मैग्नेट बिकॉज इट नॉट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है लेकिन एक दूसरे को कट करेगा, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल करेगा। सो कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी आपको पता चला होगा कि डायमैग्नेटिक सॉलिड्स, ये रटने की जरूरत नहीं है, कई सारे एग्जांपल्स है ना, कई सारे एग्जांपल्स है। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि अगर किसी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड अप, चाहे बॉन्डिंग में हो या चाहे अकेला हो, तो ऑल अकेला मतलब एटम फॉर्म में हो, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड फॉर्म, देन सच सब्सटेंसेस never produces magnetic field and such substances are not attracted towards the magnet. Such substances are called as the diamagnetic solids. नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्यारा। हमेशा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को कि डायमैग्नेटिक सॉलिड क्या है और प्यारा मैग्नेटिक सॉलिड्स क्या है। तो डायमैग्नेटिक और प्यारा मैग्नेटिक, प्यारा मतलब प्यारा है, वो किसको प्यारा है, मैग्नेट को प्यारा है। अब मैग्नेट को प्यारा कब होगा, जब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, यह जो मैग्नेट को प्यारा है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अभी आप नहीं भूलेंगे कि प्यारा मैग्नेटिक मतलब क्या, तो जो प्यारा है, हिंदी प्यारा, तो कौन सा किसको प्यारा है, मैग्नेट को प्यारा है। अब मैग्नेट को प्यारा कौन होगा, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो प्यारा मैग्नेटिक सॉलिड्स मतलब क्या, प्यारा मैग्नेटिक सॉलिड्स मतलब जो सॉलिड्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट इज कॉल्ड एज द प्यारा मैग्नेटिक सॉलिड्स। तो लिखेंगे डेफिनेशन, सॉलिड्स which are attracted towards the magnet is called क्या, is called पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड, Ti2O3 that is titanium oxide, vanadium dioxide, ऑक्सीजन Cu2+, Fe3+, Cr3+, etc. अब सभी एग्जांपल्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये तो इस चैप्टर में जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट करना है ताकि आप म्यू कैलकुलेट करें, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें। तो वहां पे देखेंगे किस तरह से वो करते हैं। अभी आप तब तक यही ध्यान में रखो कि जिसमें कोई अनपेयर्ड, ये टॉपिक डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक तीन टॉपिक को कवर कर देता है, एक सॉलिड स्टेट, दूसरा डी एंड एफ ब्लॉक और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो तीनों में से किसी भी चैप्टर में से ये पूछा जाएगा आपको कि कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कवर्स थ्री टॉपिक्स, सॉलिड स्टेट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अभी आपको फिलहाल यही ध्यान में रखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में जाएंगे, डी एंड एफ ब्लॉक में और डिटेल जाएंगे। तो यहां पे अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि इफ that compound contains the unpaired electron, at least one unpaired electron, क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, at least one unpaired
ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी कोई जोड़ी नहीं है, कोई पेयर नहीं है, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्यादा है, एक से ज्यादा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। सो एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, जरूरी है, वो होना चाहिए। तो इसी को हम कहेंगे, और इस प्रकार के सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। आपको यही ध्यान में रखना है, सिर्फ ये थोड़ा अलग है O2। अगर O2 का कंसीडर करोगे आप इस टाइटल को लेके, तो आपको O2 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सब पेयर्ड अप है। तो आप सोच सकते हैं कि O2 इज द डायमैग्नेटिक, लेकिन O2 पैरामैग्नेटिक है, यही सिर्फ आपको ध्यान में रखना है अलग से। O2 अब पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि O2 को अगर समझना है पैरामैग्नेटिक, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। सो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन splits into the BMO, bonding molecular orbital, and ABMO, that is the anti bonding molecular orbital, and due to this O2 exceptional, जिसको एक्सेप्शनल नहीं कहेंगे, O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक सॉलिड है, तो उसको अलग से ध्यान में रखो आप। सो दिस इज अबाउट द डायमैग्नेटिक सॉलिड एंड द पैरामैग्नेटिक। तो नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप है फेरो मैग्नेटिक सॉलिड्स। ये बड़ा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स है FeCO और Ni, आयन, कोबाल्ट और निकेल। एलिमेंट्स में ये तीन एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है। कंपाउंड्स में हो सकते हैं, सॉलिड्स में मतलब जो कंपाउंड होता है उसमें अलग हो सकते हैं एकदम, लेकिन इसमें जैसे CrO2 है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आयन है, कोबाल्ट है और निकेल है। दिस इज द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। व्हाट इज मीन बाय द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स? डायमैग्नेटिक सीखा हमने, पैरामैग्नेटिक सीखा। डायमैग्नेटिक मतलब इट नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक मतलब इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स मतलब क्या? हमने 6th क्लास में या 7th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमारे सर ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। क्या एक्सपेरिमेंट था? सर ने ऊपर मैग्नेट को रखा, मैग्नेट लगाया ऊपर, और उस मैग्नेट को सर ने क्या किया? एक कीला लगा दिया। तो दैट आयन नेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, और वो जो कीला था, वो जो नेल था, वो उस मैग्नेट को चिपक के बैठा। ठीक है, फिर सर ने क्या किया? एक दूसरा कीला लगाया, दूसरा आयन नेल लगाया, तो वो भी उसको चिपक के बैठा। फिर तीसरा लगाया, फिर 4, फिर 5, फिर 5, 6, इस तरह से 4, 5, 6 ऐसे कई सारे कीले सर ने लगाए। अब ध्यान में रखना है आपको, ये जो कीला था पहले मतलब जब इसको मैग्नेट नहीं लगाया था, ये मैग्नेट से चिपकाया नहीं था, तब तो ये मैग्नेट नहीं था। जैसे क्या किया? एक किला होता है, दूसरा किला होता है, तो एक किले को दूसरे किले के पास रख दिया जाए तो वो अट्रैक्ट करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आयन नेल व्हेन पुट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, देन दैट आयन नेल नेवर अट्रैक्ट्स ईच अदर। एक दूसरे को वो आयन नेल अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? नहीं होता है क्या? तो क्या होता है ये देखेंगे हम। तो क्या किया सर ने? मैग्नेट लगाया, मैग्नेट को एक आयन नेल लगाया, दूसरा आयन नेल, तीसरा। अब जब मैग्नेट को ये आयन नेल अटैच है ना, तब दिस आयन नेल इज आल्सो एक्ट्स एज द मैग्नेट। अब ये भी मैग्नेट बना। अब दूसरा कीला लगाया, दूसरा मैग्नेट नेल लगाया, आयन नेल, तो ये भी बन गया मैग्नेट। तीसरा लगाया तो ये ऊपर के दोनों भी बन गए मैग्नेट। अब चौथा लगाया तो तीनों भी मैग्नेट है, वो चौथा भी मैग्नेट है, तो सब मैग्नेट है। अब ये क्यों होता है? जब वो मैग्नेट को अटैच होता है तब वो दूसरे को अट्रैक्ट कर देता है, जब वो मैग्नेट से हटाया जाता है तब वो मैग्नेट को, दूसरे आयन नेल को या दूसरे किसी ऐसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हमें सीखना होगा क्या? हमें सीखना होगा डोमेन। डोमेन क्या होता है ये समझने के लिए हमें जानना होगा डोमेन क्या।
तो आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिखाई दे रही है, तो उस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ एरोज है। तो उन एरोज की डायरेक्शन जो है वो एक ही दिशा में है। उनकी डायरेक्शन क्या है? उनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो व्हाट अबाउट दैट एरोज? वो एरोज क्या है? तो वो एरोज मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ मेटल आयंस इन स्मॉल स्पेस। या मेटल आयंस, अगर ये डिफिकल्ट लगता है तो थोड़ा इसको और आसान करेंगे। मेटल आयंस कलेक्टेड इन अ स्मॉल स्पेस, कम जगह पे कई सारे मेटल आयंस ग्रुप्ड टुगेदर, कलेक्टेड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज द डोमेन। उसको क्या कहेंगे हम? डोमेन कहेंगे। सो दैट मेटल आयंस कलेक्टेड इन अ स्मॉल स्पेस, ग्रुप्ड इन अ स्मॉल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज द डोमेन। तो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्मॉल जगह पे कई सारे मेटल आयंस कलेक्ट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उसको कहेंगे डोमेन। तो सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार, 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, या एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो डोमेन मतलब क्या? डोमेन मतलब मेटल आयंस कलेक्टेड और gathered in a small space, छोटी सी जगह पे कई सारे मेटल आयंस gathered together, collected together, that is called as the domain। ठीक है, जैसे ग्राउंड में खेल के समय कई सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, कम जगह में कई सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे डोमेन, ये समझने के लिए है। तो जब मेटल आयंस कलेक्टेड इन अ स्मॉल स्पेस, कम जगह पे अगर मेटल आयंस कई सारे कलेक्ट होते हैं तो उसको कहेंगे डोमेन। अब जब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, उस डोमेन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई होता है, तब दैट मोशन of that ions, of that domains is a random. Means when magnetic field is not applied on that domain, when magnetic field is not applied on that solid, then that domains moves randomly। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड absent होता है, या इस तरह से कहेंगे in absence of magnetic field, domains या ions, metal ions moves, क्या होता है? moves randomly। वो क्या करेंगे? आयंस, मेटल आयंस रैंडमली मूव होंगे। तो रैंडमली मूव होंगे क्यों कह रहे ये? कि अगर रैंडमली मूव होंगे तो दे कैंसल्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर। तो रैंडमली मूव होने से क्या होगा? कब चल रहा है ये? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के पहले, मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंसी में। तो इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड और इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेट, देन इन सच मेटल्स domains or the metal ions moves randomly, and due to the random movement their magnetic field cancels। तो उससे क्या होता है? उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैंसिल हो जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल्स ईच अदर। तो इस वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होने की वजह से, रैंडम मोशन की वजह से, रैंडम मूवमेंट की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होने की वजह से दैट सब्सटेंस नॉट अट्रैक्ट टू द अदर सब्सटेंस। क्या होगा? जब मैग्नेट नहीं होगा, समझो ये आयन नेल है, तो दिस आयन नेल डज नॉट अट्रैक्ट टू द अदर आयन नेल, नहीं अट्रैक्ट करेगा वो। जब आयन नेल, जब मैग्नेट को अटैच नहीं है, एक आयन नेल दूसरे आयन नेल के पास अगर लेके भी आए हम, तो भी ये आयन नेल इस आयन नेल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज द मोमेंट ऑफ डोमेन्स, और बिकॉज ड्यू टू द absence of magnetic field,
देयर डोमेन्स मूव्स रैंडमली ड्यू टू दैट दे कैंसल्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच अदर। तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगी, मैग्नेटिक मोमेंट उनकी कैंसिल हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इसको लगाया, इस आयन नेल को लगाया मैग्नेट। अब इसको जब मैग्नेट लगाते हैं हम, तब दिस डोमेन्स मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। अब इसमें जो भी डोमेन्स है, इसमें जो भी मेटल आयंस है जो कि कम स्पेस में कलेक्टेड टुगेदर, सो दैट डोमेन्स मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो ये डोमेन क्या होता है, मैग्नेट की डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये जो सब डोमेन्स है, ये जो सब मेटल आयंस है, दैट डोमेन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये कहां पे मूव हो रहे हैं, मैग्नेट की तरफ मूव हो रहे हैं। तो दिस मूवमेंट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द वन ऑफ द साइड, टुवर्ड्स द मैग्नेट। ऊपर अगर मैग्नेट लगाया है तो सब के सब डोमेन्स मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो होता क्या है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। मैग्नेट लगाया, मैग्नेट को नीचे से कीला लगाया, कौन सा, आयन नेल लगाया, आयन या कोबाल्ट या निकेल, तो आयन नेल लगाया। तो क्या हुआ, इस आयन नेल में जो भी डोमेन था, जो भी मेटल आयंस थे, उनकी डायरेक्शन अब सब एक तरफ, किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ हो गई। तो सबकी मैग्नेट की तरफ हो गई, मतलब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, ये भी अब मैग्नेट है। तो हर एक डोमेन इज एक्ट्स एज द टाइनी मैग्नेट। क्या होगा, लिखेंगे यहां पे, इन व्हेन अप्लाइड, क्या अप्लाई करना है, व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, when applied magnetic field, then direction of domain towards the magnetic या towards the magnet, सब डोमेन एक साइड में होंगे, सब डोमेन की डायरेक्शन मैग्नेट की तरफ होगी। एंड देन जब ये होगा, देन दैट सब्सटेंस एक्साइज, मतलब क्या होगा, व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ईच डोमेन एक्साइज, क्या है एक्साइज, टाइनी मैग्नेट। हर एक डोमेन एक टाइनी मैग्नेट है, एक छोटा मैग्नेट है। तो ये ये मैग्नेट है, मैग्नेट को लगाए आयन नेल, तो ये भी अब मैग्नेट बना, क्योंकि डोमेन की डायरेक्शन। अब दूसरा आयन नेल लगाया, ये भी मैग्नेट बना, तीसरा आयन नेल लगाया, वो भी मैग्नेट बना। सो दैट ऑल आयन नेल्स आर अट्रैक्ट टू द अदर आयन नेल्स। सो दिस इज कॉल्ड एज द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। इस प्रकार के सॉलिड को क्या कहेंगे हम, इस प्रकार के सॉलिड को कहेंगे फेरोमैग्नेटिक। मतलब फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या, सच ए सब्सटेंसेस व्हिच स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्या होते हैं ये सब्सटेंसेस, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो ये सब्सटेंसेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। और ये भी एक्सपेरिमेंट किया था सर ने, मैग्नेट को हटाया था, मैग्नेट को हटाने के तुरंत बाद भी ये कीले एक दूसरे को चिपक के रहे थे या चिपक के बैठे थे। मतलब क्या, बाय रिमूविंग द मैग्नेट, आफ्टर द रिमूविंग द मैग्नेट, दैट सब्सटेंसेस आल्सो शोज द मैग्नेटिक नेचर। तो ये जो आयन नेल थे वो अभी भी चिपके हुए थे एक दूसरे को, जबकि मैग्नेट सर ने या हमारे टीचर ने हटाया था, फिर भी ये आयन नेल क्या हुआ था, आयन नेल दे आर क्लोज्ड टुगेदर, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। फिर कुछ समय बाद, 10 सेकंड हो सकते हैं, 20 सेकंड हो सकते हैं, 5 सेकंड हो सकते, तो कुछ समय बाद वो क्या हो गए, वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे गिर गए, क्योंकि अभी उनमें उतना ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उतना ज्यादा वो डायमैग्नेटिक नहीं रहे, क्योंकि मैग्नेट को हटाया तो डोमेन की डायरेक्शन फिर से रैंडम हो गई। अब डोमेन की डायरेक्शन फिर से रैंडम हो गई तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी थे वो लॉस किए और वो गिर गए, अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज अबाउट द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। तो क्या है कंसेप्ट,
those substances which are strongly attracted towards the magnet, and by removing magnetic field they also possesses magnetic nature. मैग्नेट को हटा के, मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, फिर भी वो थोड़ी समय के लिए हो, फिर भी वो मैग्नेटिक नेचर दिखाते हैं. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सॉलिड. और एक एग्जांपल आपको अलग से ध्यान में रखना है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में. तो CrO2 ये भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. ये एलिमेंट्स है आयरन, कोबाल्ट, निकेल. CrO2 ये भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन द मैग्नेटिक टेप्स फॉर द ऑडियो रिकॉर्डिंग. तो इसका यूज क्या है? इसका यूज कहां पे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है मैग्नेटिक टेप्स में, जिसका यूज होता है किसमें? ऑडियो रिकॉर्डिंग में. तो CrO2 इज यूज्ड इन मैग्नेटिक टेप्स फॉर द ऑडियो रिकॉर्डिंग. नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम सॉलिड का. नेक्स्ट टाइप है एंटी मतलब अपोजिट, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड. एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, जैसे हमने अभी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड विच इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेट इट शोज मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सॉलिड. अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स मतलब क्या? स्क्रीन पे देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स क्या है पता चलेगा. तो क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? आपको दिखाई दे रहा है वन एरो एट अपर डायरेक्शन, अनदर वन एट द लोअर डायरेक्शन, अनदर वन इज द अपर लोअर. इस तरह से वो एरो को अरेंज किया है. अब ये एरो मतलब क्या है पता है हमें? एक क्लॉकवाइज होता है इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है. ठीक है, तो इस एरो से क्या पता चल रहा है हमें? कि देयर आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कई सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अब when we calculating or when we detecting the number of unpaired electron, हमने डिटेक्ट किया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कई सारे हैं सब्सटेंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो हमें क्या लगेगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पता है हमें, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सब्सटेंस या तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. ठीक है, हमें लगेगा कि दैट सब्सटेंस, आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट व्हेन वी कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, so when we calculating the number of unpaired electrons, we expect that substance may be paramagnetic, that is attracted towards the magnetic, may be ferromagnetic, that is the strongly attracted towards the magnet. सोच सकते हैं हम. लेकिन some substances are not paramagnetic, not ferromagnetic, they are not attracted towards the magnet. अब हम ये कहेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द डायमैग्नेटिक. तो उसको डायमैग्नेटिक क्यों नहीं कहेंगे? अगर वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हैं तो उसको हम डायमैग्नेटिक कहेंगे ना. तो उसको हम डायमैग्नेटिक क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब क्या? इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड फॉर्म, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप. सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है डायमैग्नेटिक में? पेयर्ड है. इसमें क्या है? इस सब्सटेंस में, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो व्हेन वी डिटेक्टिंग, व्हेन वी कैलकुलेटिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट कंपाउंड मे बी पैरामैग्नेटिक, मे बी फेरोमैग्नेटिक, बट दिस कंपाउंड, दिस सॉलिड does not attracted towards the magnet although the presence of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होके भी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है. ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स. अब ये क्यों होता है? स्क्रीन पे देखो आप, ये क्यों होता है? अगर डोमेन की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी या सभी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, तो इट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड and that substances are attracted towards the magnet. यहां पे क्या हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अपर डायरेक्शन, वन इज द लोअर डायरेक्शन. अपर लोअर को कहेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. सो वन डोमेन और वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कंसीडर करो आप, वन डोमेन
clockwise, one anti-clockwise. या one unpaired electron clockwise, another anti-clockwise, one clockwise, another anti-clockwise, one clockwise, unpaired, another anti-clockwise. So that electrons are unpaired, but they cancels magnetic field of each other. हर एक का मैग्नेटिक फील्ड वो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक उनकी डायरेक्शन जो है मूवमेंट की, उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. एंड ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन दे कैंसल्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर, और इसकी वजह से इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0. एंड ड्यू टू दैट such substances are not attracted towards the magnet. इस सब्सटेंस को कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स. तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स मतलब क्या, सॉलिड्स which are not attracted, नहीं अट्रैक्ट होते हैं towards the magnet, अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट की तरफ, उसको कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक. लेकिन क्या है, इन सच सब्सटेंसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑल्दो दे नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. फिर भी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज उनकी डायरेक्शन. तो एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, अनपेयर्ड है फिर भी, तो दे कैंसल्स द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच अदर एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0. इनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, इनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 है. तो ये क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स है. अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स. नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स. अब फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स मतलब क्या, स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई देगी, एक फिगर दिखाई देगी, तो उससे क्या पता चल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रॉन्स की, डोमेन्स की. तो व्हेन वी डिटेक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं उस कंपाउंड में, तो हमें यह पता चल रहा है कि उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उस कंपाउंड में, उस सॉलिड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. तो when number of unpaired electrons are present in that solid, we expect that that substance may be paramagnetic, may be ferromagnetic. हमें क्या लग रहा है, वो या तो पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है. तो when we calculating the number of unpaired electron, we expect that substances should be strongly attracted towards the magnet. हम जब उस कंपाउंड के, उस सॉलिड के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, कई सारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस सॉलिड में, कई सारे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड. और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा सब्सटेंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, पता है हमें. तो यहां पे क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि कई सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. फिगर में, इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं कि कई सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट सब्सटेंस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, वो सब्सटेंस होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. फेरोमैग्नेटिक पता है हमें. तो ये सब्सटेंस हमें लग रहा है कि दिस सब्सटेंस इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स. लेकिन दिस सब्सटेंस दैट इज द फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स इज वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. ये क्या पे क्या कहां किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दे वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द
मैग्नेट। इनका बिहेवियर क्या है, लग क्या रहा है, लग रहा है दे मस्ट strongly attracted towards the magnet by calculating the number of unpaired electrons. So more the number of unpaired electrons, more the magnetic field, and by our expectation is that such substances are strongly attracted towards the magnet. ये मैग्नेट की तरफ strongly attract होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Means they are weakly attracted towards the magnet. They attracts towards the magnet, but they are weakly attracted towards the magnet. मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से इनकी मैग्नेटिक फील्ड कम है। क्यों कम है, तो अब देखो इमेज को। इमेज से आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पे दिखाई दे रहे दो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, ऊपर है, एक की एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये दो जो है ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे। ठीक है, बस है, समझने के लिए इतना काफी है। तो क्या होगा, हमें क्या लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड इट मस्ट इज द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, दैट मींस द फेरोमैग्नेटिक। लेकिन होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो बचते कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि असल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो असल में कौन है, ये एक है, ये एक है, तो दो ही है। हमने सोचा कितना था, हमने सोचा था 1 2 3 4 5 6 है, कितने एक्चुअल में, दो है। तो as compared to the 6 unpaired electrons, 2 unpaired electrons produces less magnetic field, कम magnetic field तैयार करेंगे वो। That means they weakly attracted towards the magnet. So such substances are called as the ferrimagnetic solid. So depends on, or when we calculate the number of unpaired electron, we consider that substances must be ferromagnetic, but actually these substances are weakly attracted towards the magnet. Such substances are called as ferrimagnetic solids, और फिगर को निकाल देना है। So this is about the types of solids, depends on the magnetic behavior, diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, ferrimagnetic solids। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस सब्सटेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड का मैग्नेटिक कैरेक्टर है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे, Fe3O4। अब ये Fe3O4 एक फेरी मैग्नेटिक सॉलिड है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये Fe3O4 इज द फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। फेरी मतलब पता है, लगता है फेरोमैग्नेटिक लेकिन वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड एज द फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। अब हमने क्या किया, इसको 850 केल्विन से 850 केल्विन टेम्परेचर इसको दे दिया। तो इसको दिया हमने हीट, कितना, 850 केल्विन टेम्परेचर। नहीं ध्यान में होता है तो ठीक है, छोड़ दो, इतना ही ध्यान में रखो कि Fe3O4 को हमने दिया हीट। सो व्हेन heat is giving, when temperature increases, and this Fe3O4 is converted to paramagnetic। तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, ये Fe3O4 कन्वर्ट होता है पैरामैग्नेटिक सॉलिड में। ठीक है, तो फेरी मैग्नेट को अगर हमने हीट दे दी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान में रखना है आपको, फेरी मैग्नेट पैरामैग्नेट की तरह तो स्ट्रांग है नहीं, तो वीकली अट्रैक्टेड है। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हमने हीट दिया तो वो कन्वर्ट हुआ पैरामैग्नेटिक में। अब जो V2O3 है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, V2O3 ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है। तो इस V2O3 एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड को भी दे दिया हीट, 750 केल्विन है, लेकिन अगर ये 750 केल्विन ध्यान में नहीं हो रहता है तो ठीक है, छोड़ दो। सिर्फ ध्यान में रखना है कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सॉलिड। तो हमने क्या किया, यहां पे हीट दे दिया V2O3 को, तो ये भी कन्वर्ट हुआ पैरामैग्नेटिक में। मतलब हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा कंक्लूजन है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और एंटी फेरोमैग्नेट, जो वीकली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो सभी सब्सटेंसेस व्हेन हीट इज गिवन, temperature increases and that substances are converted to the
पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। अब ये क्यों होता है? तो ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर मूवमेंट ऑफ डोमेन्स चेंजेस। जैसे कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या था डोमेन का मूवमेंट? एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी कारण ये होना था फेरोमैग्नेटिक, ये एक्सपेक्टेड था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये बना एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब जब हमने इसको हीट दिया, व्हेन हीट इज गिवन टेम्परेचर इंक्रीज, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो डायरेक्शन है किसकी, इस डोमेन की या इस इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी डायरेक्शन होगी चेंज, और चेंज होने के कारण ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर राइजेस, direction of domains changes, so domain moves in one direction, and due to that creates the magnetic field and it becomes the paramagnetic. अभी हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बिहेवियर ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ये देखा। अभी इस टॉपिक का, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट वो है क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? तो व्हाट इज मीन बाय द क्यूरी टेम्परेचर? ईच फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, हर एक फेरोमैग्नेटिक सॉलिड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर के बाद, उस पॉइंट के बाद, उस टेम्परेचर के बाद वो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड फेरोमैग्नेटिक नहीं रहेगा। मींस ईच फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हैव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आफ्टर दैट टेम्परेचर और अबव दैट टेम्परेचर दैट फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स डज नॉट बिहेव एज द फेरोमैग्नेटिक magnetism, मतलब it ferromagnetic property collapses, ferromagnetic property loses, that temperature is called as the Curie temperature। मतलब ऐसा टेम्परेचर, हर एक फेरोमैग्नेटिक सॉलिड का टेम्परेचर अलग हो सकता है, तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर वो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड फेरोमैग्नेटिक नहीं रहेगा, उस टेम्परेचर को कहेंगे क्यूरी टेम्परेचर। सो डेफिनेशन क्या बनाएंगे? डेफिनेशन बनाएंगे ईच फेरोमैग्नेटिक, लास्ट पॉइंट है, ईच फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स have a characteristic temperature, एक कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर above which that substance not remains फेरोमैग्नेटिक, ये सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक नहीं रहेगा उस टेम्परेचर के ऊपर। इसको कहेंगे हम क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो आई होप जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और लास्ट में हमने देखा क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो आई होप अपने पीरियड को एंजॉय किया, आप अच्छी तरह से समझ गए, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहो हमारे साथ, और हमारे साथ पढ़ाई करते रहो, खुश रहो। थैंक यू।